नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो भी इस भारतीय अवाम ताकत दल के इस YouTube के वीडियो को देखते होंगे, इसके पैगाम को समझते होंगे, इसकी विनती और अनुरोध को समझते होंगे। यह भारतीय अवाम ताकत दल अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया के YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से अपने देश में भारतीयता का वातावरण लाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका एक अभियान वो चला रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसमें शरीक हो रही है, इसको जरूरी मान रही है, अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष की मजबूती के लिए जरूरी मान रही है और जैसा भारत का असली स्वरूप होना चाहिए उस स्वरूप को वापस लाने के लिए भी इसको जरूरी मान रही है, तो इसमें शरीक भी हो रही है। ये बहुत ही इस देश के लिए, अपने भारतीय अवाम के लिए और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत ही सुखद विषय है और ये होना ही चाहिए और इसको होना पड़ेगा। और ख़ास करके उन क्षेत्रों में भी, पश्चिम बंगाल से भी, हमारे जो तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी, हमारे केरल से भी और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार तो खैर है ही, हरियाणा, पंजाब से भी, बिहार से भी और पश्चिम बंगाल, आसाम, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से भी और कहीं कहीं तो लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार के क्षेत्रों से भी इस तरह की जागरूकता आ रही है। अब कितने पैमाने पर आ रही है ये एक विषय, एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन आ रही है जरूर। तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम के लिए एक बहुत सुखद और एक हर्ष का विषय है और स्वागत योग्य ये लक्षण है और डेवलपमेंट है। वैसे तो भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट कर चुका है कि सभी क्षेत्रों से, भारत के अन्य क्षेत्रों से जो भाषाई प्रांतगत
जो दीवारें हैं उन दीवारों को तोड़ करके अपनी भारतीय पहचान, अपने भारतीय अस्तित्व, भारतीय वजूद, भारतीय एग्जिस्टेंस को महसूस करते हुए भारतीय वातावरण बनाने के लिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन, हमारे 140 करोड़ सभी भारतीय भाई बहन एक साथ आए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि इस हमारी जो भारतीय एकता जो है इसकी जो है अन्य हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों एवं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, अर्थात जिसको कि आप सभी लोग हिंदू मुस्लिम कहते हैं, भारतीय जनता दल उनको हिंदू मुस्लिम कहना किसी भी तरह से, चाहे वो जो उनको सम्मान देना है उसके लिहाज से, और जो इस देश में भारतीयता का वातावरण लाना है उसके भी लिहाज से, हिंदू मुस्लिम संबोधन जो है उसके अनुरूप, उसके अनुकूल नहीं मानता। इसलिए जब भी, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अब आप सभी लोग हिंदू मुस्लिम कहते आ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कभी कभी वो हिंदू मुस्लिम बोल देगा जरूर, लेकिन जहाँ तक संबोधन का सवाल है वो इस बारे में मैंने वो स्पष्ट है कि उनको जो संबोधन होना चाहिए, और जो भारतीय जनता दल इसका इस्तेमाल भी करता है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, क्योंकि सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं, वो उनकी किसी की भी आस्था कुछ भी हो, तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच की एकता हमारे भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है या स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुदंड है, जो भी आप समझ सकिए, यानी बहुत आवश्यक है। अफसोस की बात कि भारतीय एकता की जो ये मेरुदंड है, जो कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए एक नफरत की साजिश हमारे मुल्क में चल रही है। कई तरीकों में चल रही है, कई रूपों में चल रही है, कई क्षमताओं में चल रही है, और कई समूह इसमें शामिल हैं। और वो समूह, उनको जरा भी शर्म नहीं है कि वो इसी देश का खाते हैं, इसी देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, और इसी देश को कमज़ोर करने के लिए, यानी जिसको कहा जाता है कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, उसी तरह जो है उनकी करतूत, ये साजिश भारत विरोधी चल रही है, अन्य रूपों में चल रही है। देखिए, जहाँ तक हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता स्थापित होनी चाहिए, और जिसका सबसे बड़ा शत्रु इसमें बना हुआ है ये नफरत जो फैलाई जा रही है। एक ईमानदार सोच, ईमानदार मतलब अपने मुल्क के प्रति जो वफादार हो और अपनी आवाम के प्रति जो वफादार हो, ऐसी सोच ये कहती है कि आतंकवादी घटनाएं और उन आतंकवादी में अक्सर जो है इस्लाम आस्था के ही जो है वो आतंकवादी मिलते थे। तो हमारे देश में यूपीए काल में और आने कालों में इस तरह के आतंकवादी घटनाएं और आतंक का अंजाम देने वाले वो इस्लाम आस्था के ही थे। हालांकि इसके साथ के ही थे, और काफ़ी देश में घटनाएं आए दिन वो हुआ करते थे।
आतंकवाद, उस आतंकवाद को अंजाम देने वाले वो इस्लाम आस्था के ही थे पाकिस्तान की ओर से। लेकिन देश के लिए दो तरफ से खतरा हो गया था। एक तो आतंकवाद से हमारे देश के लोगों की हत्या हो रही थी और काफ़ी जो संपत्तियों का नुकसान भी हो रहा था। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि कट्टरवादी तत्व, खास करके जो है हिंदू सनातन आस्था वाले और इसके साथ साथ और भी जो मिले हुए, ये उस आतंकवादी घटना को लेकर के पूरे वो कट्टरवादी तत्व जो है पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना बराबर साधते थे। उनको टारगेट करते थे, उनको सबको लपेटते थे। ये उससे भी बहुत बड़ी दुखद घटना, दुखद पहलू था उसका। तो हमारे मुल्क ने इस समस्या से निपटने के लिए एक जो सार्थक और कारगर जिस विचारधारा को अपनाया हथियार के रूप में कि भाई आतंकवाद और आतंकवादी अपराध और अपराधी, इनका किसी पंथ से कुछ लेना देना नहीं। ये विचारधारा, ये उपाय हमारे खास करके जो मुल्क इस आतंकवाद से प्रेरित तो आतंकवाद से पीड़ित तो था ही, साथ में जो है इस आतंकवाद को लेकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले पूरे समाज पर जो स्वार्थी और कट्टरवादी तत्वों द्वारा जो आक्रमण होता था, ये उससे भी दुखद एक घटना या ये एक साजिश चल रही थी। तो इसी के और इसी का सामना करने के लिए या इसी के निवारण के लिए जो विचारधारा, जो उपाय सोचा गया था और इस मुल्क के लिए ज़रूरी था, और ये समझ और ये विचार कि आतंकवाद या आतंकवादी, अपराध या अपराधी का कोई मजहब नहीं होता या उसका किसी भी मजहब से या किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। ये विचार इस देश के लिए बहुत ही उपयोगी है और सबको इसकी समझ विकसित करनी चाहिए। उसी के साथ साथ वो इस्लाम का नाम लेने वाले आतंकवादी विश्व स्तर पर आतंकवाद जो है वो फैला रहे थे। भारत के अंदर तो पाकिस्तान में जो प्रशिक्षित जो आतंकवादी थे, वो संगठन थे आपके हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, ये थे। और ये कभी नाम भी ये वो बदलते हैं, जो है जो है वो मुख्यतः यही थे। और विश्व स्तर पर अल-कायदा और तालिबान और मिस्र में वो मुस्लिम ब्रदरहुड, ये कार्य जो है बरपा रहे थे विश्व के कई मुल्कों में। और यहाँ तक कि कई जो इस्लामिक कंट्री हैं वो भी इनसे त्रस्त हैं और आज भी हैं। तालिबान इसका एक जीता जागता नमूना है। इस तालिबान से इस्लाम आस्था वाले भाई बहन भी उसके शिकार हैं। और ख़ास करके पूरे विश्व ने देखा होगा, दुनिया ने देखा होगा कि जिस समय
तालिबान ने इस पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहन ही थे जो कि तालिबान के आने से इतना भयभीत हो गए थे कि हवाई अड्डों पर यानी यानी अफगानिस्तान से भाग जाने के लिए, तालिबान से डर करके भाग जाने के लिए हवाई अड्डों पर यानी क्या क्या भीड़ लगाए थे, और बगैर वीज़ा बगैर टिकट के वो हवाई जहाज़ों में भीड़ करते थे। और कुछ तो उन हवाई जहाज़ों के पंखों पर भी लटक जा करते थे। और एक इस्लाम आस्था का भाई बहन या भाई था, वो पंखे पर लटक करके जब हवाई जहाज उड़ी तो गिर करके वो जो वीर गति को भी प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस इस्लाम का नाम लेकर के तालिबान जैसे जो है वो जघन्य अपराध करने वाले संगठनों से इस्लाम आस्था वाले भाई बहन भी जो है काफ़ी त्रस्त हैं। इस हकीकत को जो है वो सभी को समझना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अपने भारत में भी उस तालिबान के समर्थक मिल जाते हैं, समर्थक हैं, जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी। आप देश को जानना चाहिए कि जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इमरान खान ने तो स्वागत किया ही, और आजकल खबरें साथ मिल रही कि उस तालिबान की जो सेना है और तालिबान समर्थित कुछ और भी फौजें हैं, कुछ और भी तंजीमें हैं, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान करके कुछ है, उससे पाकिस्तान की ठनी हुई है। तो ठीक है, ये पाकिस्तान ने जो है जिस तालिबान का समर्थन किया वो एक दिन उसी को निकल जाएगा, ये तो स्वाभाविक। इस तरह की माने घटनाओं की एक स्वाभाविक परिणत होती है, उसका असर होता है। तो खैर वो अपना निपटेंगे। लेकिन हमारे भारत में भी उस तालिबान के समर्थक मिले। ये देखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी जो कि बराबर बोलता है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बड़ा रहनुमा है, उसी दिन ये बात साफ हो गई कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का रहनुमा नहीं है, बल्कि ये तालिबान का रहनुमा है, जिस तालिबान से इस्लाम आस्था वाले भाई बहन भी जो है काफ़ी उससे त्रस्त हैं और उससे भयभीत हैं और उसके शिकार हैं। तो ये चरित्र है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का। वो असलियत सामने आई। और इतना ही नहीं बल्कि शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन जैसे लोग जो कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी के से संबंध रखते हैं, उन सबों ने भी तालिबान का स्वागत किया। और जहाँ तक कि शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन का प्रश्न है, बगैर अखिलेश के शाह के ऐसा वो कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शफीकुर रहमान और टी.एस. हसन पर तो आक्रमण किया और अखिलेश को बचा लिया, जबकि निदान इसमें है कि जिस अखिलेश की शह से इन दोनों ने तालिबान का समर्थन किया, तो पूरा इलाज जो है वो अखिलेश के साथ शफीकुर रहमान और टी.एस. हसन का होना चाहिए इस मुल्क के हित में। तो आतंकवाद के विषय में ये था कि आतंकवादी घटना जो है यूपीए काल में भी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और उस समय जो ये बहुत बड़ा खतरा था कि आतंकवादी घटना से हमारे देश के मासूम लोगों की जान तो जा ही रही थी, उनकी हत्या तो हो ही रही थी। कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो उसी आतंकवाद को लेकर के हमारे
पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर जो आक्रमण हो रहा था वो उससे भी खतरनाक, उससे भी दुखदायी एक साजिश कह लीजिए या एक लक्षण चल रहा था हमारे मुल्क में, जो मुल्क के लिए बहुत हमारे देश के लिए बहुत वो खतरनाक बात थी। तो उसी के इलाज के लिए एक विचारधारा, एक उपाय सोचा गया कि भाई आतंकवाद या आतंकवादी का किसी भी पंथ से कुछ लेना देना नहीं। ये बहुत ही उपयोगी एक उपाय है, विचार है। इतना जरूर है कि ये हमारा मुल्क इस विचारधारा से, इस उपाय से कुछ इसका निदान ढूंढ ही रहा था और अपने मकसद पर अभी पूरा पहुंचा भी नहीं था। तब तक इन दुष्ट कांग्रेसियों ने, इन जेएनपीसी वालों ने एक दूसरी थ्योरी शुरू कर दी, हिंदू आतंकवाद, जिसमें कि साध्वी वो प्रज्ञा ठाकुर और स्वामी कोई सहजानंद, कोई कुछ लोग जो है इसके शिकार पाया गया। खास करके समझौता एक्सप्रेस जो ब्लास्ट हुआ था और शायद अजमेर में जो ब्लास्ट हुआ था कुछ ऐसा ही, तो उसमें इन समूहों ने इनके थे कौन, वही चिदम्बरम, जेएनपीसी के चिदम्बरम और ये दिग्विजय सिंह और वो सुशील कुमार शिंदे इत्यादि लोगों ने, और वो भी इस गद्दार राहुल की शह पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी शुरू किया था। तो जिस मतलब आतंकवाद को किसी पंथ से जोड़ करके हमारे मुल्क को में जो आग लगाने की साजिश के जवाब में जो विचारधारा थी, ये उपाय था कि नहीं भाई आतंकवाद या आतंकवादी का किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये विचारधारा अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाई थी। तब तक इन देश के दुश्मन जेएनपीसी वालों ने एक दूसरी आग लगा दी, वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पैदा किया। तो ये बराबर देश मुल्क ये समझे कि ये जेएनपीसी वाले या ये कांग्रेसी जो है कितने बड़े दुश्मन हैं हमारे इस मुल्क भारत के। देखिए एक बात जो हमारे जो भी जो भी मतलब काफ़ी लोग हमारे इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं, उनका ये कहना है कि हमारा देश बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसमें सभी पंथ के मानने वाले एक साथ रहते हैं और कितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसके बोलने वाले हैं, और उन भारतीय भाषाएं काफ़ी संपन्न भी हैं। उनके अलग अलग लिपि भी है, उनका अलग अलग साहित्य है। तो लिपि के मामले में, साहित्य के मामले में भी काफ़ी वो संपन्न है। तो तमाम इस तरह की हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं तो उसको बोलने वाले हैं और अलग अलग पंथों के, तो ये सारी खूबसूरती है। लेकिन उसकी वास्तविकता, उसका आवरण क्या है? भारतीयता है। तो और हमारे यहाँ तीनों ऋतुएं मेहरबान हैं, गर्मी, बरसात और शीत ऋतु या ठंडक जिसे कहते हैं। और हमारी जो संपदा है, नदियां हैं, पर्वत हैं और वन संपदा है, हमारा ऐतिहासिक गौरव भी है, ये सारी बात है। और ऐतिहासिक गौरव के विषय में भी जब बात आती है, भारतीय जनता दल ने बराबर चेता है कि इनमें भी वही कट्टरवादी तत्व जो है ये भेद विभेद पैदा करते हैं, कुछ आक्रांता मक्रांता की थ्योरी लाते हैं। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी बाहर से आया, यहाँ बस गया, यहाँ रच बस गया, इसी मिट्टी में खप गया, इस मिट्टी को अपना वतन माना, सभी लोग एक समान है, सभी लोग भारतीय हैं। और जिन लोगों ने इतिहास बनाया वो हमारे आदरणीय और सम्माननीय और गौरवपूर्ण इतिहास का वो हिस्सा है।
और उनमें जो भेद विभेद कर रहा है वो इस देश का दुश्मन है। जैसे कट्टरवादी तत्व जो है कहते हैं कि आक्रांता वगैरह की जो थ्योरी लेके आते हैं। खैर इस विषय को यदि हम इसका वर्णन करने लगेंगे कि वो क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं और किस तरह से लाते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा विषय है और जो बताना जरूरी हो सकता है कि किसी मौके पर हम किसी मौके पर हम उसको बताएंगे भी। तो बराबर ये कट्टरवादी तो जैसे कि उदाहरण के लिए बराबर वो जो है बराबर वो नाम लाते हैं राणा प्रताप का और शिवाजी का, सिर्फ अकबर को नीचा दिखाने के लिए और औरंगजेब को नीचा दिखा करके वही भेद विभेद नफरत फैलाने की साजिश, यही वही कट्टरवादी सोच। जब एक बार बता दिया गया कि भाई जो भी बाहर से आकर के यहीं रह गया, फिर वापस नहीं गया, फिर वापस वहाँ नहीं गया जहाँ से वो आया था, और इस भारत मिट्टी का वो हिस्सा बन गया, इसी को अपना वतन माना, इसके बाप दादा इसमें खप गए, वो सभी भारतीय हैं। तभी भी इस मुल्क को कमजोर करने की नीयत से ये सब आक्रांता की थ्योरी लेते हैं। तो भारतीय जनता दल का ऐसे तत्व जो है इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। पूरा भारतीय समाज उनको जो है उनको शत्रु माने। और तो वो जो है अक्सर जो है देखा जाता है कि यानी महाराणा प्रताप को और शिवाजी को लाते रहते हैं सिर्फ अकबर को नीचा दिखाने के लिए और औरंगजेब को नीचा दिखाने के लिए। भारतीय जनता दल का उसमें बस यही कहना है कि महाराणा प्रताप हों या शिवाजी हों, यह हमारे लिए सम्माननीय है, पूरे देश के लिए सम्माननीय है। लेकिन इसका ये भी कतई मतलब नहीं है कि हमारे जो अकबर द ग्रेट या अकबर महान, वो भी सम्माननीय नहीं है, वो भी उतना ही सम्माननीय है। औरंगजेब भी उतना ही सम्माननीय है। उन भूतकाल की औरंगजेब हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अकबर हो, चाहे और भी हो, उनकी आपस की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टकराहट के विषय में जो आपस में जो भी भेद विभेद वैमनस्य रहा हुआ, उनकी बातों को ला करके ये भारत या हम लोग अपने वर्तमान को खराब नहीं कर सकते। ये सभी लोग जान लें। उन बातों को लाकर के ये भारतवर्ष और भारत के लोग जो है अपने वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। तो जैसा कि बताया जाता है कि हमारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस बात को मानते हैं कि हमारा देश बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है। लेकिन इस खूबसूरत मुल्क और इस मुल्क की खूबसूरती को तबाह करने के लिए हमारे देश के तत्व जो है ये दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात। और उसमें जो सबसे खतरनाक बात है नफरत वाली बात। भारतीय जनता दल जहां एक और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीय एकता के लिए प्रयास कर रहा है, और उसमें विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को बराबर हर हालत में बनाए रखने के लिए जो है वो निवेदन कर रहा है। इसी के साथ साथ इसके लिए जो बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है नफरत से, उस नफरत को हर हालत में समाप्त करना है। और इतना ही यदि मैं इतना ही उपदेश दे दूं, इतना ही कह दूं कि नफरत समाप्त करना है, इससे बात नहीं बनने वाली है। नफरत कौन कौन फैला रहा है
और कौन कौन इसको शह दे रहा है, कहाँ से इसको संरक्षण मिल रहा है, कहाँ से इसको प्रोटेक्शन और पैट्रोनेज मिल रहा है, इन पर भी गंभीर होने की आवश्यकता है। और कौन ऐसे तत्व हैं जो कि यह नफरत पैदा कर रहे हैं, कौन ऐसे तत्व तंजीमें हैं जो कि इस नफरत को फैला रही हैं। ये सबकी जानकारी हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए और इसको नष्ट में नाबूद करने के लिए, इनको हर तरह से क्रिपुल करने के लिए, इनका विनाश करने के लिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन, अपने इस मुल्क की खातिर, जिसको समझते हैं कि यह विश्व का सबसे प्यारा मुल्क है, उस मुल्क की खातिर इस नफरत पैदा करने वालों, नफरत फैलाने वालों की हर गतिविधि को कुचलने, उसको पस्त करने के लिए, उसको नष्ट में नाबूद करने के लिए जो है अपनी अपनी भूमिका निभाएं, पहचाने पर। तो इसी संबंध में भारतीय वाम ताकत दल ने इसी YouTube के माध्यम से बराबर वो बताया हुआ है कि इसी क्रम में वो जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती और असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान वर्क, तौकीर रजा इत्यादि और वामन मिश्रा, ये समाज में बेलगाम, अनब्राइडल्ड और अनइनकम्बर्ड ये सब नफरत ये फैला रहे हैं। जो दुख का विषय है कि इनको हमारे इसी भारतीय समाज से, जिनका कि किसी आतंकवाद में विश्वास नहीं है, किसी हिंसा में विश्वास नहीं है, वो भी शायद इस मुल्क की सलामती चाहते होंगे, वो लोग भी इनकी सभाओं में मिलते हैं। लेकिन जो लोग भी इनकी सभाओं में, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में हों, चाहे असदुद्दीन की सभाओं में हों, चाहे वो तौकीर रजा की सभाओं में हों, या किसी की भी सभा में, या यति नरसिम्हानंद सरस्वती की सभा में हों, और इनकी असलियत को भी बताया गया है। ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो है, जो कि इसका असली रूप है कि वो अपराधी दीपक त्यागी था और समाजवादी पार्टी से की टिकट से कई बार वो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव भी वो लड़ चुका है। तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो खुद बताती है कि वो एक अपराधी था और उसी अपने चरित्र को छुपाने के लिए इसने भेष बदला हुआ है यति नरसिम्हानंद सरस्वती के रूप में। और कुछ वैसा ही चरित्र जो है इसका भी है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी है। यानी मोदी जी के आगमन के पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों का आता पता नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी के वरद हस्त से ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे तत्व जो है देश में नफरत फैलाने के लिए बस वो सामने आ गए हैं। सामने आ गए हैं बरसाती मेढक की तरह। तो उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो कर रहा है वो कर ही रहा है, जो उसको समर्थन मिल रहा है, ये देश के लिए खतरे की बात है, दुख की बात है। उसकी सभाओं में जाना, उसके जाके ताली बजाना, उसको हर तरह से उसको रोकना होगा यदि इस मुल्क को बचाना है तो। और मुल्क को हर हालत में बचाना है देश के दुश्मनों से। तो देश के दुश्मनों को पहचानिए जो आपके सामने है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ
असदुद्दीन ओवैसी, ये यति नसीबानंद, सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, वामन मिश्रम, ये देश में नफरत जो है भिन्न भिन्न क्षमताओं में, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न तरीकों से फैला रहे हैं और इनको समर्थन मिल रहा है। ये दो जो है वो खतरनाक पहलू है। तो भारतीय जनता दल चूंकि चूंकि इस देश की अपने और अपने अवाम के सलामती के लिए निरंतर जो है चिंतित है, प्रयासरत है, इसलिए उसका निवेदन है अपने भारतीय अवाम से कि इनकी सभाओं में जाना बंद करिए, इनकी सभाओं को शून्य करिए, देश को बचाइए। अब ये जो राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी है, इसके चरित्र के भी विषय में बताया भी गया है, और भी जान लीजिए। इलाहाबाद में वो कोई जावेद पंप वाला वो मिला, किसी आतंकवादी घटना में वो पाया गया, बुलडोजर चला उससे घरों पर, और क्या फॉरेन फंडिंग की भी बात की शिकायत भी थी। यदि है तो बुलडोजर ये चल रहा है तो ठीक है, जरूरी है, और बुलडोजर चलने के खिलाफ जो लोग आ रहे हैं उनको भी पस्त करिए, और लेकिन इसके साथ साथ इन बीजेपी वालों से, मोदी महोदय से पूछा जाना चाहिए कि जो शख्स विदेश में जाकर के कहता है कि हमने तो देश में पेट्रोल छिड़क दिया है और केरोसिन छिड़क दिया है और आग लगा देंगे, और उसने आग लगा भी दिया, अग्निपथ जैसे इतने जो कि इतना वो देश हित का मुद्दा था, उसमें जो है भ्रम और अफवाह और वो फैला करके देश के उन आपराधिक तत्वों के द्वारा जो कि नव युवकों के वेश में, उनके द्वारा देश में इतनी बड़ी तोड़फोड़ के द्वारा जो है देश में आग इसने लगा ही दिया। तो भारतीय जनता दल इन बीजेपी वालों से, अब मोदी महोदय से ये पूछ रहा है, इन बीजेपी वालों से और मोदी महोदय से, अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के जरिए के माध्यम से इनसे पूछ रहा है कि जो जावेद पंप वाला था इलाहाबाद, इस पर आपने बुलडोजर चलाया, वो उचित है, जरूरी है। इससे लाख गुना ये जो जावेद पंप वाले से लाख गुना अपराधी जो है वो राहुल है, जो कि देश में आग लगा रहा है, विदेश में भी बोल रहा है कि हमने जो है वो जो है केरोसिन या पेट्रोल हमने भारत में छिड़क दिया है। उसके खिलाफ मोदी महोदय, बीजेपी वालों, बुलडोजर क्यों नहीं वो चलता, जबकि वो जावेद पंप वाले से 1000 गुना वो अपराधी है। वो उसके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? और देश देख रहा होगा कि उस देश के गद्दार राहुल गांधी को यह मोदी महोदय सारी सुविधाएं दिए हुए हैं। तमाम जो है वो सरकारी बंगला, सिक्योरिटी लगी हुई है, सब सुविधा। तो ये मोदी महोदय भी, बीजेपी वाले भी पाखंडी नहीं, देश के शत्रु हैं, जो कि जावेद पंप वाले
जो कि एक आतंकवादी घटना में पकड़ा गया, उसी प्रकृति के, उसी नेचर के देश के लिए खतरा राहुल गांधी जैसे 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 दुश्मनों को बचाने वाले ये बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय इस देश के शत्रु हैं। साफ मैं कह रहा हूं, इसके लिए वो लोग मुकदमा करें, वो करें, मैं सब कुछ वो झेलने के तैयार हूं इस मुल्क की खातिर। जो 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 इस तरह से ये भारत के खिलाफ इस तरह की जो गतिविधि चला रहे हैं बीजेपी वाले, मोदी महोदय, कि जावेद पंप पर तो बुलडोजर चला देंगे, और जो इस देश में केरोसिन छिड़क रहा है, आग लगा रहा है, बार बार लगा रहा है, सीए के नाम पर आग लगाया इसी राहुल गांधी एंड कंपनी ने वामपंथियों के साथ मिलकर के कृषि कानून पर के विरोध के नाम पर इस देश में आग लगाई। वो हिजाब पर आग लगने वाली ही थी, उस पर ये बीजेपी वाले बुलडोजर क्यों नहीं चलाते, उसको नस्तमे नाबूद क्यों नहीं करते, उसके सारे संसाधनों को जो है समाप्त क्यों नहीं करते, उसको इटली क्यों नहीं भेजते। यही दिखाता है कि किस प्रकार ये बीजेपी वाले अब मोदी महोदय इस देश के लिए अभिशाप बने हुए हैं, और ऐसे अभिशाप वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। एक अभिशाप, वो इतना बड़ा अभिशाप था नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा, इसके बाद राजीव, और ये दूसरे रूप में अभिशाप ये बैठे हुए हैं ये मोदी महोदय। देखिए ना किस तरह से देश के दुश्मन की इतने बड़े खतरनाक दुश्मन राहुल गांधी, और इसकी दुश्मनी बहुत पहले से चल रही है। डोकलाम के मुद्दे पर दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके वो रिश्वत लेता है। यूपीए काल में इसी राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बाकायदा समझौता करके $800 मिलियन, $800 मिलियन का रिश्वत लेता है, और चीन के लिए भारत का बाजार खोल देता है, और सीमा पर एक सड़क नहीं वो बने देता है ताकि चीन की सेना बराबर भारत में घुसती जाए। इतने बड़े दुश्मन की रक्षा ये कर रहे हैं बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय। तो जो भी आज हमारी भारतीय अवाम में और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आज अभी भी जो बीजेपी से के भ्रमजाल में चिपके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो बाहर आ जाएं। ये राष्ट्रवादी तो हो नहीं सकते। राष्ट्र के लिए कितना खतरा बन गए हैं बीजेपी वाले मोदी महोदय, ये देखने की जरूरत है, और बहुत गंभीरता पूर्वक। और इतना ही नहीं, जब से मोदी महोदय आए हैं तब से नफरत फैलाने वालों का पूरा तांडव चल रहा है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का 2014 के पहले अता पता नहीं था। अब ये पूरी उद्दंडता के साथ जो है नफरत फैलाने का ये साजिश ये कर रहा हुआ है, लगातार कर रहा है। तो बगैर मोदी जी के शाह के ऐसा वो कर नहीं सकता। एक YouTube पर यह देखा गया कि एक कोई नागरिक जो है वो शोएब जमई से पूछ रहा था कि महोदय, आप जो है इसी देश में रहते हैं और हमेशा जो है आतंकवादियों के समर्थन में, पत्थरबाजों के समर्थन में तब खड़े होते हैं जब वो पत्थर फेंकते हैं तब आप चुप रहते हैं, जो पत्थरबाजियों के खिलाफ कार्रवाई होती है बुलडोजर चलाने जैसा, तब आप जो है वो तब आप जो है आपकी आत्मा जागती है और उन पत्थरबाजियों के या के समर्थन में आप जो है खड़े हो जाते हैं। उस नागरिक ने यहाँ तक कहा कि वो कम से कम 100-200
मुसलमान मतलब वही इस्लाम आस्था वाले बच्चों से वो बात किया। उस बात से ये निकल के आया कि शोएब जमई जैसे लोग, वो छोटे छोटे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो बच्चे हैं, उनको जो है दूसरे के खिलाफ गर्दन काट देना और हथियार उठा लेना, पत्थरबाजी करना, ये सिखाते हैं जो है शोएब जमई जैसे लोग। बताइए, जो मासूमियत और जो बचपन शिक्षा पाने के लिए है, अच्छे अच्छे संस्कार लाने के लिए है, इस देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए है, और जिस तबके से एपीजे अब्दुल कलाम निकलते हैं, वो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला निकलते हैं, अब्दुल हमीद निकलते हैं, आज उन्हीं मासूम बच्चों को शोएब जमई जैसे लोग उनको पत्थरबाजी सिखाते हैं, उनको हथियार उठाने के लिए सिखाते हैं। ऐसे लोग भारतीय समाज के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के और इस मुल्क के खतरनाक शत्रु हैं। लेकिन यदि ये विचार यहीं तक सीमित रखा जाए तो पूरा इंसाफ नहीं होगा। शोएब जमई जैसे खतरनाक तत्वों को ये मीडिया चैनल वाले बुलाते हैं, अपने मीडिया की शोभा बढ़ाते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि मीडिया वाले भी इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं, जो शोएब जमई जैसे साजिद रशीदी जैसे अंसार रजा जैसे खतरनाक तत्वों को बुलाते हैं। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि अंसार रजा, साजिद रशीदी, शोएब जमई जैसे तत्वों को ठीक से पहचानिए। असदुद्दीन ओवैसी को भी ठीक से अब वो पहचानिए, और इनकी गतिविधियां कैसे नस्ते नाबूद होंगी, कैसे पस्त होंगी, इसके उपाय करिए। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को इन तत्वों से निजात दिलाने के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, हमारे और भी जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, गरीबी और बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जो त्रस्त हैं, और इसी प्रकार हमारे अन्य आस्था वाले और भी जो भारतीय भाई बहन हैं जो कि गरीबी और बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से त्रस्त हैं, ये सबसे विनती है। वहाँ पर गरीबी तो है ही, गरीबी है, बेरोजगारी है और आर्थिक तंगी है। अभी मैंने नाम लिया कि इसमें ज़्यादा तादाद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों की है, और अन्य भी तबके हैं। हम नहीं कहते सिर्फ यही हैं, अन्य तबके हैं, वहाँ भी है। उनको विशेष रूप से ये बताना है कि ये अभिशाप तो है ही कि आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लेकिन जो है परिवार माने आबादी विस्फोट का भी अलग से अभिशाप है। यानी जिस परिवार को एक बच्चा पालने का भी जो है वो क्षमता नहीं है, उसके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, ये अलग से अभिशाप है। तो उन भारतीय भाई बहनों से मेरा जो है विशेष विनती है, चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हों, चाहे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के हों, चाहे अन्य तबके के हों, जो कि गरीबी, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के शिकार हैं, तो एक अलग अभिशाप जो है आबादी का सरकार पर और देश पर बोझ बाद में पड़ेगा, ये झेलना आपको है। उस परिवार को सीमित
सीमित रखने का उपाय करिए। सरकारी दुकानों पर, सरकारी अस्पतालों में जो है वो बर्थ रेट यानी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए तमाम उपाय मिल जाते हैं, केमिकल भी और मैकेनिकल भी, दोनों। अब रोकिए, इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। और जो लोग ये सिखाते हैं, शायद ये सुनने में आता है कि कुछ मूल्य कट मूल्य, जो कि सभी नहीं, कुछ सबको नहीं कहा जा रहा, कुछ धर्मगुरु तो बहुत ही बेहतर है। कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के धर्मगुरु बहुत बेहतर हैं। उनको वरीयता, उनको प्राथमिकता, और उनको ये मीडिया वाले नहीं, वो न तो उनको महत्व देते हैं, न तो उनको दिखाते हैं, न तो उनको बुलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ना कि भाई एक जो है वो मौलाना साहब थे, उन्होंने साहब कहा कि भाई इस्लाम पंथ जो है वो सबके साथ भाईचारा, अमन, सुकून की बात करता है, मूल परिस्थिति की बात करता है, लेकिन इस बात को मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। वो कुछ कट्टरवादी तत्वों का कि देखिए यहाँ पर काफिर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उन्हीं को दिखाते हैं। तो बीमारी बड़ी गहरी है। इस भारत को बचाना है तो इन सारी बीमारियों के प्रति जो है गंभीर होना पड़ेगा, और इनकी पहचान करनी पड़ेगी, और इनको सरकार करे या न करे बस छोड़िए, लेकिन हमारा समाज, हमारे लोग इसका इंतजाम कर सकते हैं। तो वही इस बात को कहा जा रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और अन्य तबकों के भारतीय भाई बहन जो गरीबी, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के शिकार हैं, वो परिवार को सीमित रखने की क्या पूरा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, पूरा यत्न करें उसको। और बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए तमाम उपाय जो है, उपाय आपको मैकेनिकल और केमिकल जो है सरकारी अस्पतालों में उनकी दुकान पर मिल जाता है, मुफ्त मिलता है। उसका उपयोग करिए, उसका सीधा लाभ आपको होगा। और जिन मेहमानों को आप बुलाइए, उनको अच्छी तालीम, अच्छे संस्कार के साथ उनको शिक्षित करिए। देखिए, मैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के इलाकों में मैं गया हूँ। तमाम लड़के, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो तमाम जो है इस तरह की बातें, कोई गोटी खेलता है, कोई वो खेलता है, या खतरनाक किस्म के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो कि बहुत विषैले होते हैं, उनमें उनको लगाते हैं, यानी उस बचपन को लगाते हैं जिस बचपन को स्कूल में होना चाहिए। तभी तो वो इस देश का नागरिक बनेंगे, तभी तो वो इस देश तो उनके जो माता पिता हैं या उनके जो अभिभावक, उनको चाहिए कि स्कूल जरूर भेजें। कोई जरूर नहीं है कि बिल्कुल उसको कॉन्वेंट और फलाने डीपीएस और बड़ी जो है डोनेशन वाली, उसमें कुछ नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जरूर भेजें। अरे हम लोग जो है, जैसे मैं जो है कोई डीपीएस से नहीं आया हूँ। साधारण जो गांव देहात के प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहीं से पढ़ा हूँ। परिश्रम एक ऐसी चीज होती है, परिश्रम लगन ऐसी चीज होती है, आप कहीं भी रहिए, परिश्रम और लगन के द्वारा जो है आप कुछ भी आप कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी के सरकारी स्कूलों में भी जहाँ की आपको ड्रेस भी मिलेगा, मिड डे मील भी मिलेगा, वहाँ जरूर भेजिए। मदरसे में भेजिए चाहे नहीं भेजिए, वो छोड़ दीजिए उसको, लेकिन सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो है सरकारी स्कूलों में वो जरूर भेजें। सभी को इस देश का उपयोगी भारतीय नागरिक बनाना है, अच्छे संस्कारों के साथ और अच्छे विचारों के साथ। तभी तो कट्टरवादी तत्वों को जो कहते हैं ना कि पंचत पुत्र है, फलान पुत्र है,
उनको करारा और माकूल वो जवाब मिलेगा उनको। वैसे तो ये भारतीय आवाम ताकत दल के हाथों में इस अवाम ने अपने आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण दिया, तो उसको बहुत ही कारगर ढंग से इसको लागू करेगा, और जो भी कॉलोनी बसाएगा वहां पर उस कॉलोनी में उस आवासीय व्यवस्था में हर एक पंथ को मानने वाले आपस में वो आसपास में रहेंगे। ये जो जत्थीकरण, गेटवाइजेशन, ये हमारी भारतीय एकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पूरी बस्ती, ये मुसलमानों की बस्ती, माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बस्ती है। ये पूरी बस्ती वो तमिल वालों की बस्ती है, ये तेलुगु वालों की बस्ती है, ये ब्राह्मण वालों की बस्ती है, ये ठाकुरों की बस्ती है। ये जो जत्थीकरण है हमारी एक, और इसी जत्थीकरण से लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं, मिलजुल नहीं हो पाता है। लेकिन जरा समझिए कि मान ली इस तरह की आवासीय व्यवस्था हो, इस तरह की कॉलोनी हो जहाँ पर कि अगल बगल में दूसरे आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, तो हम उनके महत्व को भी समझेंगे। और एक लाभ और होगा कि आतंकवादी जो है इसमें पैठ नहीं कर पाएगा, और उस आतंकवादी को लेकर के जो ये पूरा लपेटते हैं हम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की को, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो आपस में मेल जोल से एक दूसरे को समझेंगे, भाईचारा आएगा, और एक बहुत बड़ा बंधन भारतीयता का वो पैदा होगा। तो गेटवाइजेशन, जत्थीकरण को भी भारतीय आवाम ताकत दल जरूर तोड़ेगा। और ये गेटवाइजेशन सिर्फ यानी आवासीय व्यवस्था में ही नहीं है, कॉलोनियों में नहीं है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें भी इस गेटवाइजेशन का स्पष्ट लक्षण है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें सभी एक ही आस्था के, वो हिंदू सनातन आस्था के आपको मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो सभी उसमें मिलेंगे, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के। नानक यूनिवर्सिटी, उसमें सभी सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के मिलेंगे। तो ये भी जो गेटवाइजेशन या जत्थीकरण है, यह भी हमारी भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ा शत्रु है। तो भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ कि इन शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ 10% और 15% को छोड़ करके बाकी सभी जो है दूसरी आस्था के लोग जो है उसमें उनको रखे जाने की आवश्यकता है। और खास करके जो उच्च पद हैं, जैसे मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर, उसका रजिस्ट्रार, उसके डीन, उसके प्रॉक्टर, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के होने चाहिए। और भारतीय आवाम ताकत दल इसकी व्यवस्था करेगा। उसी प्रकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो जिसको आप BHU कहते हैं, उसके भी वाइस चांसलर, डीन, प्रॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार, सभी जो है गैर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, यानी मतलब कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वो ले जाने की आवश्यकता है। और भारतीय आवश्यकता है और भारतीय आवाम ताकत दल को जब भी मौका मिलेगा इसी तरह की व्यवस्था करेगा कि तो इन शिक्षण संस्थाओं में भी जत्थीकरण का जो रोग लगा हुआ है, जो ये जत्थीकरण के रोग से हमारी जो भारतीय एकता को धक्का मिलता है, उसको भी वो दूर करेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, नफरत का जो माहौल जो वो चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग बक रहे हैं कि ये
ये मुसलमान कभी 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 नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, इसे मुल्क के नहीं है, इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने के लिए ये साजिशें चल रही हैं। भारतीय आम ताकत दल का अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बस यही निवेदन है, इन बातों से भड़किए मत। ये थोड़ा इम्तिहान की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, भड़किए मत। दौर बदलेगा और कम से कम जब चुनाव आए तो देखिए इन तत्वों को जो संरक्षण मिलता है इन्हीं राजनीतिक दलों से मिलता है। अब जो नफरत फैलाने वाले इस तरह से सार्वजनिक जो बयान देने वाले हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टरवादी तत्व हैं वो सभी इसी तरह का वो कुचक वो जो है वो चला रहे हैं। तो इन दलों को उस ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनको जो सबसे बड़ा काम है, इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए। और खास करके हमारे बीजेपी को शून्य करने में हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका जो ये मान के बैठा है, जो ये मान के बैठा है या इस भ्रम में वो समर्थन दे रहा है कि ये हिंदू सनातन की रक्षा करेंगे, उस भ्रम को ये दूर कर दें। ये हिंदू सनातन ये हिंदू सनातन के रक्षक नहीं है, ये हिंदू सनातन के शत्रु हैं। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझें कि इन्हीं तत्वों के कारण हमारा हिंदू सनातन को मैंने पहले भी इतिहास में भी बहुत नुकसान हुआ है। इसी सोच ने कभी यह हिंदू सनातन में आज तक इन समूह ने माफी तक नहीं मांगी कि इसी हिंदू सनातन में एक तबके के साथ हजारों साल तक उसका तबके के साथ उनको शूद्र बोल करके, उनको क्या बोल करके जो है जो भी हो, उनको अलग थलग रखा गया और उनका हर तरह से शोषण हुआ। लगातार हजारों साल तक उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक इज्जत का भी कभी शोषण हुआ। इस बात का कबूलनामा यही कट्टरवादी तत्व जो है आज तक नहीं किए। और जब उन पर जब ये सवाल थोपा भी जाता है कि भाई आपने इसको कबूला तक नहीं, तो एक कहानी बनाते हैं। जरा इनको देखिए, ये कहानी बनाने में बहुत माहिर है। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की कहानी रचते हैं उसी से जेएनपीसी वाले भी सीख लिए हैं, झूठ बोलना और अफवाह, और भी जो राजनीतिक दल हैं इन्हीं से सीख लिया है। तो ये जो कट्टरवादी तत्व है, खास करके वो हिंदू सनातन आस्था के जो है, एक कहानी रचने में बहुत ही सिद्धहस्त है, बहुत ही शातिर है। तो वो कहानी क्या रचते हैं कि ये जो जातिवाद है या जो और शोषण तो कभी हुआ ही नहीं, शोषण तो कभी हुआ नहीं। और हालत ये हो गया कि उस तबके की भलाई के लिए कोई सामने नहीं आया। बाबा साहब आए, बाबा साहब उनके उत्थान के लिए आए और क्या क्या तकलीफें वो नहीं। अब इसके विषय में और भी हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि बाबा साहब उनके उत्थान के लिए आए तो क्या क्या अपमान उनको झेलना पड़ा। वो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यही हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कट्टरवादी तत्व जो है आज तक जो है वो कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ कि इन्हीं के कारण जो है हमारे जो है वो शूद्र बोल करके और आज वही तत्व इनको चमार बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, जैसे भी हो, आज भी अपमानित करने पर वो तुले हुए हैं। तो कभी भी ये हिंदू सनातन आस्था के रक्षक नहीं हो सकते, ये शत्रु हैं उनके।
तो ये हिंदू सनातन माने हिंदू सनातन आता जो कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन के उसके भी शत्रु हैं और भारतीय समाज के भी शत्रु हैं और इस देश के भी शत्रु हैं। तो कम से कम उनके भ्रमजाल से हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो बाहर आ जाए। वो और देश सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी आवाम जो है वो सर्वोपरि है। इस विचार को आप समझें और बीजेपी के भ्रमजाल से बाहर आए, बहुत जरूरी है। जिसको भी ये चिंता है कि इस मुल्क को बचाना है इन कट्टरवादी तत्वों से जो कि नफरत ये फैला रहे हैं, और भारतीय जनता दल को इस बात की भी काफी आशंका है कि ये जो नफरत फैला रहे हैं इनके लिए फंडिंग निश्चित रूप से जो भारत के दुश्मन है, भारत के दुश्मन जो देश हैं उनसे मिलती होगी। आप इस संबंध में देखिए, मैंने बराबर बताया कि ये दुनिया के देश सभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीन हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप के तमाम देश हैं। रूस नहीं है, रूस वो कमोबेश जो है वो भारत का हित चाहता है, वो जानता है। लेकिन अमेरिका, यूरोप के देश, चीन, ये सब नहीं चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसलिए वहां का मीडिया किस तरह से थोड़ी बहुत घटनाओं को किस तरह से पेंट करता है उसका नमूना जरा देखिए। तो विश्व स्तर पर जो भारत विरोधी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, और वो ताकतें अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, और चीन भी भारत का दुश्मन ही है। तो ये सब कमोबेश और उनके मीडिया का नाम भी उनके मीडिया का नाम भी भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया हुआ है। जैसे ये गार्जियन और आपका BBC ये लंदन से निकलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क से निकलता है, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से, टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी अमेरिका से निकलते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वो भी अमेरिका से निकलता है। यहाँ का जो चीन का है एक जो है वो ग्लोबल टाइम्स है। ये सभी मिलकर के जो राजस्थान की जो आतंकवादी घटना है, ये नहीं कह रहे कि वो आतंकवादी घटना है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये नहीं कह रहे हैं। कहना कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता की एक समस्या है, ये अमेरिका बोल रहा है। जो बराबर जो है, जो मानवाधिकार का जो उपदेश देता है अमेरिका, वहाँ पर जो है यानी रेड इंडियंस को लेकर के जो भेदभाव है वो दुनिया देख रही है। और इस विषय में हम तो बहुत वो एस जयशंकर को जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको वो धन्यवाद भी देते हैं कि जिसमें वहाँ का विदेश मंत्री अमेरिका का उसका नाम है एंटोनी ब्लिंकन ने जब कहा कि अमेरिका जो है उसने एक उपदेश दिया कि अमेरिका जो है भारत में होने वाले मानवाधिकार के विषयों पर नजर रखे हुए है। तो ये किसी अवसर पर उनके सामने ही बोला था, एस जयशंकर के सामने बोला था। तो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, कि भारत भी अमेरिका में होने वाले मानवाधिकार के मामलों पर नजर रखे हुए है। बिल्कुल उनकी आंख में आंख मिला करके तड़ाक से जवाब दिया। तो खैर
तो वो सब जो है जयपुर की घटना को सब दिखा रहे हैं कि भारत में वो धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। वे सब बदनाम करते हैं भारत को। तो लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, चीन हो, भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, बशर्ते हम अंदर से मजबूत हों तो। लेकिन हमारे अंदर के दुश्मन जो है, इसमें जो है इस देश को कमजोर करने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, जो उनको श्रेय मिल रहा है, ये गंभीर विषय है और इस पर सोचने की जरूरत है। नुपुर शर्मा को इस रूप में कदापि नहीं देखा जाना, वो इस रूप में कदापि नहीं देखा जाना चाहिए कि उसने इस्लाम आस्था पर आक्रमण किया है, बल्कि देश में नफरत फैलाने के लिए उसने एक आग छोड़ी है, एक जो है वो चिंगारी छोड़ दिया। तो तो नुपुर शर्मा जैसे लोग इस देश के दुश्मन हैं, और इस प्रकार और एक जो लगातार जो इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो तो बताया ये वो उसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने ये बराबर बता रहा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी है, शफीकुर रहमान बर्क है, या यति नरसिम्हानंद है, वामन मिश्रम है, ये सब है। तो इन तत्वों को नस्ल नाबूद करना होगा। तो अच्छा, नुपुर शर्मा जो बोला, अच्छा एक बार नुपुर शर्मा का वक्तव्य भी मैंने वो कह रही थी कि हम करें तो यानी चरित्र हनन या करेक्टर ढीला की बात करें, करेक्टर ढीला, और वो करें तो रासलीला। एक कहावत है, उसका कहने का तात्पर्य था कि हमने इस्लाम आस्था पर जो है जो कहा वो गलत हो गया, और वो बता रही थी कि कोई इस्लाम आस्था के जो कट्टरवादी तत्व है वो बोले थे कि कृष्ण जो है वो इतने बड़े जो है वो बलात्कारी थे फलाने का। हालांकि इन शब्दों को कहने में हमको बहुत दुख होता है, लेकिन नुपुर शर्मा जैसे लोगों को समझना चाहिए। एक कहावत है कि 2 wrongs do not make a right। 2 गलतियां मिलकर के वो एक सही को नहीं बना सकते। इस्लाम आस्था से कट्टरवादी तत्व क्या बोलते हैं, उनका इलाज किया जाना चाहिए, और उनका इलाज यदि सही ढंग से वातावरण हो तो उनका भी इलाज हो सकता है। लेकिन उनके बिना पर नुपुर शर्मा जैसे लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता कि वो दूसरे पंथों पर आक्रमण करें। सीधा ऐसा जो भी इस तरह की गलती करता है कि और भारतीय जनता दल ने स्पष्ट बताया है कि भाई इस देश में जितने भी पंथ के मानने वाले हैं या नास्तिक हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है। वो अपने अपने पंथ को व्यक्तिगत रूप से निभाएं, अपने घर के अंदर निभाएं, और सामूहिक जीवन में वो भारतीयता का माने और राष्ट्रीय चरित्र के अनुसार जो है वो व्यवहार करें, और भारतीय परिवेश को अनुभव करें, और उस तरह से बर्ताव करें, और अपना जो पंथ है वो उसको व्यक्तिगत घर के अंदर उसका जो है वो उसका निर्वहन करें। लेकिन साथ ही साथ जो है वो लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि किसी को भी दूसरे पंथ पर टिप्पणी करने का, उसके खिलाफ अपशब्द बोलने का, उसको नीचा दिखाने का, उसको अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। जो भी इस तरह का अनाधिकार की चेष्टा करेगा
उसको ये सरकार तो खुद ही देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े जो देश विरोधी ताकतों की रक्षा कर रही है, तो इस तरह के तत्वों का इलाज वो क्या करेगी, इसमें भी बहुत बड़ा वो संदेह है। तो जो भी ऐसा करता है तो हमारा भारतीय समाज उसका इलाज करे। तो ये बहुत गंभीर विषय है और सबको वो गंभीर वो होना पड़ेगा। हर तरह से नफरत फैलाने वाले, नफरत पैदा करने वाले तत्वों को पहचान करके उनकी गतिविधि को पस्त करना होगा, नस्में नाबूद करना होगा, कुचलना होगा। यह देश के हित में बहुत जरूरी है। भारतीय जनता दल भारतीय एकता के लिए तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन आज भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो राजनीतिक दल तो हैं ही, साथ में ये तत्व भी हो गए हैं जो कि देश में नफरत की साजिश जो है वो रच रहे हैं इस देश को कमजोर करने के लिए। तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसमें सभी भारतीय भाई बहन एक साथ मिलकर के जो उपाय जिन उपायों की रूपरेखा अभी बताई गई है उसको अपनाएं, उस पर गंभीर हों और भारतीयता की अवधारणा को लागू करें और किताब न खोलें। और इन जो शक्तियों को, खासकर राजनीतिक शक्तियों को इस ईवीएम मशीन पर उस पर इनको शून्य करें, रास्ता बनेगा। ये मुल्क हमारा और सशक्त होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।